हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तक हमने कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। ये सभी बॉन्ड दो डिफरेंट एटम या आयन के बीच में फॉर्म होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। ये किन मॉलिक्यूल्स में राइज होता है तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया HF। HF के बीच में जो सॉलिड लाइन है ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, और कोवलेंट बॉन्ड है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। उस पावर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर F के टुवर्ड्स डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसा होने से F पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये एक डाइपोल फॉर्म हो जाता है। इसमें दो पोल्स हैं, दो चार्ज हैं, इसको हम डाइपोल बोलेंगे। सिमिलरली ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। इन मॉलिक्यूल के विदिन जो बॉन्ड है, ये जो सॉलिड लाइन है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। इन दो मॉलिक्यूल के बीच में अब एक फोर्स राइज होगा, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दो डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन FON में एग्जिस्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ फोन मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन एटम के साथ अगर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अराइज होता है तो उस केस में हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में एक फोर्स है, और ऑपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन, ये HF के साथ कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ कौन से एटम हो सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है कंडीशंस। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा? तो उसकी पहली कंडीशन है हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तीन ही है। कौन से? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब एक बात और ध्यान देंगे, ये तीन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की ज्यादा होगी जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, कितनी वैल्यू होती है? 4। O की कितनी है? 3.5। N की कितनी है? 3। तो ये इसी ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मींस फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ऑक्सीजन उससे वीक बनाएगा, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों में सबसे वीक होगा। दूसरी कंडीशन, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो H के साथ अटैच है, उसका स्मॉल साइज होना चाहिए। अब देखो ध्यान दें, यहाँ पर एक दो एटम है, नाइट्रोजन और क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्या वैल्यू है? 3।
लेकिन क्लोरीन में H बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। तो सेकंड कंडीशन अपने को क्लियर हुई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ साथ एटम का साइज भी स्मॉल होना चाहिए। अगर एटम का साइज लार्जर है तो उस केस में H बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि N और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन Cl में क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो उसका सीधा सा आंसर है क्योंकि क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होता है। कंडीशन के बाद नेक्स्ट है इफेक्ट्स या कंसीक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसीक्वेंसेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ये डिफरेंट कंसीक्वेंसेज हमने ले रखे हैं। पहला है सोल्यूबिलिटी। जो कंपाउंड वाटर के साथ H बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। जैसे शुगर है, चीनी है, ग्लूकोज है, एल्कोहल है, ये वाटर में सोल्यूबल हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो सभी कोवलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं, अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। ये अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर देखें, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ये वाटर का फार्मूला है HOH। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इन दो के बीच में ये जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये अल्कोहल ROH वाटर में सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के मोलिक्यूल्स वाटर के मोलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज है, शुगर है, चीनी है, ये वाटर में इसी बेसिस पे डिजोल्व होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सेकंड कंसीक्वेंस है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूल्स के बीच में वैसे तीन तरह के इंटरेक्शंस हैं, ये हम नेक्स्ट यूनिट में बताएंगे। जो बाकी इंटरेक्शन है जिसमें नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वन डर वाल फोर्सेज या डिस्पर्सन फोर्सेज, ये वीक होते हैं। तीन तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होते हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो एनर्जी होती है जो इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए सप्लाई की जाती है। जैसे मान लो अपने पास ये वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या है, HOH। ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, आपस में किससे बाउंड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो इस फोर्स को ब्रेक करते हैं। वाटर के विदिन HO के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉईल करते हैं तो ब्रेक नहीं होते। ध्यान रखेंगे, जब किसी सब्सटेंस को बॉईल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वहीं ब्रेक होता है, और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है उस एनर्जी का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वो सभी मॉलिक्यूल्स जिनके, वो सभी कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बाकियों से ज़्यादा होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, पहली लाइन पढ़ें, द कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर बाय H बॉन्ड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा है। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन सल्फर ने देखें एक जैसे कंपाउंड फॉर्म कर रखे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है। वाटर एक लिक्विड होता है, H2S गैस होती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा होता है, दोनों का एक ही रीजन है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि H2S के बीच में वीक फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स, वन डर वाल फोर्स कह सकते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनिया
का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज़्यादा होता है। N और P एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, देखें एक जैसे कंपाउंड हैं, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फास्फिन से ज़्यादा होता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज़्यादा होता है, क्योंकि HF के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड हैं, जबकि HCl के डिस्पर्सन फोर्स है, डिस्पर्सन वीक फोर्स है, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि जिन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज्यादा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है डिसोसिएशन, कंसीक्वेंस सॉरी। डिसोसिएशन का एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे HF, हमें पता है HF के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड है। जब HF को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें ये HF बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है। इसके दो पार्ट बनते हैं, क्या क्या? एक तो H पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये सारा एक पार्ट रह जाएगा, क्या बचाइए? HF2 नेगेटिव। तो ये HF2 नेगेटिव क्यों बना? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था। अगर ये HCl है तो ऐसा स्पीशीज नहीं बनेगा। तो ये डिसोसिएशन है ना, यहाँ HF में ये HCl से डिफरेंट होगा। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हमने, इन aqueous solution HF dissociates and gives डाइफ्लोराइड आयन। ये आयन दिया किसने? HF ने। अगर HCl होता उसको वाटर में डिसॉल्व करते तो H आयन और Cl नेगेटिव आयन आते, HCl2 नेगेटिव नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो इस वजह से ये जो बना है ना, ये किस वजह से बना है? H बॉन्डिंग की वजह से। Therefore KHF2 exists। अब क्योंकि डाइफ्लोराइड आयन बनता है तो ये K पॉजिटिव से कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा? KHF2। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि KHF2 एग्जिस्ट करता है, बनता है, लेकिन KHCl2 नहीं बनता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन है वो H बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो जो डिसोसिएशन है HF के अंदर वो बाकियों से अलग है। किससे? HCl से, HBr से, HI से। जबकि सारे एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन HF का डिसोसिएशन बाकियों से डिफरेंट है। उस डिफरेंट होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि KHF2 बनता है, एग्जिस्ट करता है, जबकि KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट कंसीक्वेंस है एसोसिएशन। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है RCOOH, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया R की जगह CH3, क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अगर हम किसी नॉन पोलर सोलवेंट में डाल दें, जैसे बेंजीन है, ईथर है, ये ध्यान दें, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसके आयन बनेंगे, है ना। वाटर है वो पोलराइज कर देता है, लेकिन अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तो उसमें एसोसिएशन हो जाएगा। ये देखो दो मॉलिक्यूल हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया? इसमें एसोसिएशन। और इस वजह से जब हम एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंटली मोलिकुलर मास निकालते हैं तो 120 आता है, 120, जबकि अगर हम एक मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें, कार्बन का जैसे 12 है, H का 1 है, ऐसे जोड़ दें तो 60 आता है। तो क्लियर है कि मास अगर 120 आया है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हैं और उसको हम डाइमर बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके अगर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, एक बिगर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? डाइमर। तो इस H बॉन्डिंग का ही ये इफेक्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डाइमर्स बन जाते हैं और उनका मोलिकुलर मास उनके एक्चुअल मास से दुगुना, डबल आ जाता है।
कंसीक्वेंसेस के बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप्स डिपेंड करती हैं कि H बॉन्ड है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर बना है या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बना है। तो पहली टाइप है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? इंटरमोलिकुलर मींस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, वो दो मॉलिक्यूल चाहे तो एक जैसे कंपाउंड के हो चाहे अलग अलग के हो, तो उसको इंटरमोलिकुलर कहा जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे? द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, तो उसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लिया मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इनके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ये कंपाउंड क्या लिखा मैंने? बेंजीन। बेंजीन के साथ एक ग्रुप कौन सा है? NO2। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। और बेंजीन के साथ अगर OH है तो उसका नाम क्या होता है? फिनोल। तो ये जो दो ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन पे हैं, लगातार कार्बन पे हैं, तो उसको ऑर्थो कहा जाता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। इसके अंदर देखेंगे जो H बॉन्ड बना है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना है। तो अगर H बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बनता है तो उसको क्या कहा जाएगा? इंट्रामोलिकुलर। अब देखो, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनने से एसोसिएशन होता है, जबकि यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन गया तो कोई एसोसिएशन नहीं हुआ। मतलब मॉलिक्यूल का एरिया उतना ही रहेगा, जबकि इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनता है तो एरिया बढ़ जाता है। और इसलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होती है। किससे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का लो बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल का हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ये अपने से पूछें कि ऐसा क्यों है, तो ध्यान से सुने। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या कहेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल, पैरा में क्या होता है? ये दो ग्रुप, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ। जैसे ये पैरानाइट्रोफिनोल है, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगर OH है तो फिनोल, और ये दो ग्रुप आमने सामने हों तो उसको बोलते हैं पैरा। तो अब ये दो ग्रुप आमने सामने हो गए तो इनके अंदर यहाँ H बॉन्ड नहीं बनेगा। एक बार फिर सुने, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप होने चाहिए। एक ग्रुप के अंदर तो H के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे H बॉन्डिंग की कंडीशन होती है। कौन सा हो सकता है? F हो सकता है, O हो सकता है, या N हो सकता है। F तो मेनली मिलेगा नहीं क्योंकि उसकी वैलेंसी एक है। तो यहाँ कौन सा एटम होना चाहिए? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो NOF में से कोई भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। अगर ये एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो ही इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनेगा। ये हमें क्लियर हुआ? यहाँ दो ग्रुप ऑपोजिट हैं, आमने सामने हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा? इंटरमोलिकुलर। यहाँ एक ऐसा ही मॉलिक्यूल और होगा, और उस मॉलिक्यूल का जैसे मैंने दिखाया ये NO है, ये O है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ना वो इंटरमोलिकुलर है। तो पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। किससे? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। टाइप्स के बाद एक हमने क्वेश्चन लिया है, जनरली क्या होता है? सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, जबकि हमें पता है आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करती है। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्यों है, इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया।
ये मैंने आइस का स्ट्रक्चर बना रखा है। ध्यान से देखें, आइस के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच है। जैसे ये दिखा रखा मैंने, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली अटैच हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम आइस की। तो आइस के अंदर ये केज जैसा, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर है और इस केज लाइक स्ट्रक्चर में देखें ये लार्ज वैकेंट स्पेस प्रेजेंट हैं और डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो आइस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, वैकेंट स्पेस होने से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। क्या आंसर लिखा है, आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग in which large vacant spaces are present, hence ice has a lower density और इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान दें, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे या 277 केल्विन पे। देखो ऐसा क्यों है, अगर वाटर को एनर्जी मिलेगी 0 डिग्री सेल्सियस की तो हमने बात की, 0 से अब 4 डिग्री सेल्सियस तक जब जाएंगे तो इसमें कुछ H बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और कुछ H बॉन्ड के ब्रेक होने से ये वाटर के मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल अगर क्लोज आ जाएंगे तो वैकेंट स्पेस कम हो जाएगा और वैकेंट स्पेस कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, उससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे फिर एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके एक दूसरे से दूर हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी फोर्स को वीक कर देती है। तो अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो भी ये फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा एक्सपेंशन होने से, मॉलिक्यूल के दूर दूर होने से, और फिर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी कंसीक्वेंसेज क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।